जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा नवम का विषय हिंदी भाग पहला, पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज का आज हम पद्यांश भाग पढ़ेंगे। कौन सा? पद्यांश भाग, जिसका पहला पाठ है प्रेमचंद और पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का परिचय, पाठ जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाने वाले प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लहमी गांव में सन 1800 ईस्वी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ये याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग मातृत्व सुख से वंचित प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, यानी बचपन में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और बचपन में इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ये बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में भी उन्होंने बीए तक की शिक्षा पाई। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बाद में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आजीविका एवं देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार की देह पंच तत्व में विलीन हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद की कहानियाँ। मानसरोवर नाम के जो संग्रह है उसके 8 भागों में संकलित हैं। पूरी कहानियों को मानसरोवर नाम का एक संग्रह बनाया गया। उसके 8 वैल्यूएशन या भाग हैं। इसके अतिरिक्त उनके सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान प्रमुख उपन्यास हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में जरूर एक बार पढ़ता है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद जी का नाम कथा साहित्य में प्रतिष्ठित था ही, इसके अतिरिक्त निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के कारण भी उन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य वृद्धि की। प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए उन्होंने गांव और शहर के परिवेश को गहराई से देखा और जिया। उसी जीवन का सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति भी उनकी कथा साहित्यों में मिलती हैं। उन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों के शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि विषयों पर अपनी रचनाओं का मूल विषय बनाया। ये उनके काव्य की मूल विषय थे। उन्हें इस दिशा में पूर्ण सफलता भी मिली। लेखन और विषय शैली। प्रेमचंद जी का कथा साहित्य संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने न केवल कहानी वे बल्कि पशु पक्षियों के माध्यम से भी अद्भुत आत्मीयता भाव प्रकट करते हुए मानव समाज को झकझोरा है। बड़ी से बड़ी बात को भी बड़ी सरल भाषा और सीधे और संपेक्ष में कहने की कला प्रेमचंद जी में माहिर थे। भाषागत वृत्तियाँ क्या क्या थी उनकी? तो प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सजीव व मुहावरेदार भाषा को उचित स्थान दिया। उन्हें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्व खुलकर प्रयोग किया। उसके इस प्रयोग से हिंदी कथा साहित्य को एक नया दिशा और आयाम मिला। अब उनका पाठ परिचय है दो बैलों की कथा। तो इस पहले तो पाठ परिचय में ये क्या कहना चाहता है, बड़ा पाठ है, अलग अलग भागों में दिया है, फिर भी हम इसको करते हैं। प्रस्तुत भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया। लेखक ने यह बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है और जब स्वतंत्रता सहज रूप में प्राप्त नहीं होती है तो उनके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है, अनेक तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है।
चंद जी की यह कहानी पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। आपको पता है ये पंचतंत्र और हितोपदेश कथा क्या होती हैं? हितोपदेश और पंचतंत्र का मतलब है पशु पक्षी और जानवरों की भाषा या बोलने के माध्यम से कहानियों को और शिक्षाप्रद कहानियों को समझाया जाता है और शिक्षा दी जाती है। अब प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या क्या दिखाया है वो हम देखते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धिहीन समझा जाता है। जानवरों की जब बात आती है तो गधे को सबसे ही हीन बुद्धि का समझा जाता है, क्योंकि वह गधा होता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। यानी हम इंसानों को भी अगर कोई उपाधि देना चाहते हैं और वो वास्तव में सबसे बेवकूफ़ श्रेणी का है तो उसको गधा कह देने से ही ये उपाधि या उसकी सारी बात समझ में आ जाती है कि वो किस तरह का बुद्धि स्तर उसका है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरपराध सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी। अब ये बात हमें जानने की जरूरी है कि गधे को गधा कहते क्यों हैं। या तो वो सीधा है, बिल्कुल अपने ही काम में लग्न रहता है, अपने ही हैं जो चीज़ों से वास्ता रखता है, या फिर वो सहिष्णु है यानी समानता के भाव है, उसको जो कुछ दिया उसमें ही वो संतोष धारण कर लेता है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनानाशी सीनी का रूप धारण कर लेती है। अब गाय भी गधे जैसा ही एक सामान्य शब्द है। गाय का अर्थ ही सीधा होता है, लेकिन गाय भी कभी कभी सींग मार लेती हैं और ब्याई हुई गाय तो जरूर मारती हैं। तो गाय की तरह ही गधा सहिष्णु गिना गया है, लेकिन फिर भी वो गाय की तरह नहीं है, हिंसक नहीं होता। कुत्ते को भी गरीब जानवर मानते हैं, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते सुना न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहो जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर असंतोष की छाया कभी नहीं दिखेगी। वैशाख में चाहे वो एक आध बार कुलेल करता ले तो, और जब वैशाख माह आता है तो गधा क्या करता है, एक बार दो बार राख जो गांव के गंदगी का ढेर होता है वहाँ पर वो लूट लेता है, इसी में वो खुश हो जाता है। पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद रूप से छाया रहता है। वो हमेशा एक जैसे ही स्थिति में रहता है। विषाद यानी दुख जैसे भाव, हमेशा शांत। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। यानी जब समशीतोषण का भाव है, लाभ हानि से परे, सुख दुख से परे, अपने परायों से परे, ठीक है, ये सारे गुण ऋषि मुनियों में होते हैं। वही गुण हैं जो गधे में भी दिए देखे जा सकते हैं। वे सभी उसमें पराकाष्ठता से पहुंच गए, पर आदमी ने उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अदादर कहीं नहीं हुआ। यानी इतने गुण अगर आदमी में हो तो उसे ऋषि मुनि कहते हैं, और गधे में ये सारे गुण हैं इसलिए उसे गधा ही कहते हैं। ये इन गुणों का अनादर है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ मेहनत काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। फिर भी बदनाम है, कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्र से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते हैं। भारतीय आम आदमी के जो ये गुण बताए हैं, इसीलिए भारतीय आदमी को हैं जो आदर्शवादी नहीं कहते हैं, उन्हें संस्कारित नहीं कहते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों को नगण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। गधे की तरह ही एक जानवर है बैल, वो भी गधे की तरह ही सारे गुण उसमें होते हैं। बड़ा मेहनती होता है। जिस अर्थ में हम गधे का
प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बैल को बछिया का ताऊ भी इस लेखक ने कहा है। कुछ लोग बैल को शायद ही बेवकूफ़ों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों ने से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतः उसका स्थान थोड़ा गधे से नीचा है। अब बैल क्या है कि कई बार गधे से भी ज़्यादा कुछ अड़ियल हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी कर लेते हैं, सींग भी मार लेते हैं, कभी हैं जो हिंसक भी हो जाते हैं, इसलिए उसे गधे से थोड़ा कम आंका गया। अब झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक कृषक था जिसका नाम था झूरी काची और उसके पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा और एक का, दोनों पछाई जाति के थे। यानी बैलों की जो नस्ल थी वो पछाई होती हैं। बैलों की अनेक नस्लें होती हैं, जैसे गिर नस्ल के हैं, पछाई के हैं, थार पाकर हैं और भी कहीं हाइब्रिड किस्म के हैं, उसी तरह नागौरी किस्म के हैं। देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहने से दोनों बैलों में भाईचारा हो गया, यानी दोनों ही भाइयों की तरह सद्भावित भावना से रहते थे। दोनों आमने सामने या पास पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे और अपनी जो वाणी तो उनके पास थी नहीं, लेकिन वो दोनों ही साथ रहकर अपने मूक भाषा में एक दूसरे को समझते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते थे, वो दोनों ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे। अवश्य ही कोई उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, कभी कभी साथ रहते और कभी कभी आपस में लड़ भी लेते, लेकिन प्रेम कम उनका नहीं होता था। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नहीं। और जब वो लड़ते थे तो द्वेष की भावना से नहीं, मजाक के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी होती हैं। जैसे दोस्तों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसके बगैर दोस्ती पक्की नहीं गिनी जाती हैं, उसी तरह वो भी पक्के दोस्त थे और लड़ाई झगड़ा भी कर लिया करते थे। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद कहते हैं बैलों को चारा डालने की जो जगह होती हैं ठाण, उसको में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इस तरह से दोनों भाईचारे से साथ रहते थे। संयोग की बात, धूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों बेचे जा रहे हैं, समझे नहीं। मालिक ने बेच दिया। अपने को यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब दोनों ही जोड़ी को उन्होंने एक बार धूरी ने अपने ससुराल भेज दिया काम के लिए, दोनों बैलों की। तो बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया। इस जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गया। अब जब वो दोनों बैलों को साथ ले जा रहा था तो उसका साड़ा था गया, उसको बहुत तकलीफ पड़ी। पीछे से हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे को खींचता तो पीछे जोर लगाते, मारता तो सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और करा लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल करते। हमने कभी दाने पानी की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? फिर संध्या के समय दोनों बैल नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लाए गए तो एक ने भी ब्यूँ नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझा। आज वो उनसे छूट गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगा। बैल जब नए जगह पर पहुँचे ना तो उनको अपनी पुरानी बातें याद आई और उनको वो नया स्थान रास नहीं आया।
दोनों ने मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब रात में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का मतलब होता है जब रात में सब शांति हो गई, सारे लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, यानी जो बंधन थे, बांधने के खूंटे थे, वो तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सका था कि कोई उन्हें बैल तोड़ सकता, परंतु इन दोनों में उस समय इतनी दूनी शक्ति आ गई कि एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल को जब सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे, अपने चारे के स्थान पर खड़े। दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा था। जो वो खूंटा था ना, उसको गले में ही जो तोड़ के आए, वो आधा आधा लटक रहा था। घुटने पांव कीचड़ से भरे थे। दोनों की आंखों में विस्मय स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए भी महत्वपूर्ण थी, यानी पहले भी ऐसा हुआ कि गांव के कोई जानवर बेचे और वापस आ गए, ये भी आ गए, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। इनकी वो जो बुद्धिमत्ता थी देखकर गांव के लड़कों ने उनको चारा पानी दिया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, इस जन्म में आदमी हैं। उसका प्रतिकार करने की किसी में साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने जब बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी काम न किया। उसकी झूरी की पत्नी को वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके पीहर से वो बैल वापस आ गए, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह अपेक्ष न सहन सका और कहा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो और पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ चारा तो तुम ही खिलाते हो, बाकी तो पानी पिलाकर बैल पालते हैं। तो फिर झूरी ने पत्नी को ताना दिया, तो चारा मिलता तो भागते क्यों? स्त्री और चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सुलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूखे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। उसने ऐलान किया कि अब मैं इनको कुछ नहीं दूंगी, सूखा रूखा सूखा दूंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। जो बैलों की देख रेख करने वाला आदमी था, झूरी की पत्नी ने उसको ताकीद की, यानी सही तरीके से समझाया कि इसको सिर्फ सूखा भूसा। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? झूरी ने अपने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खड़ क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। उसने कहा कि भाई मालकिन मुझे मारेगी। तो उसने आइडिया दिया कि चुरा कर डाला, कि भाई चुरा कर छुपके से डाला। उसने कहा, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं से कहोगे कि नहीं भाई ये काम मैं नहीं करता, क्योंकि अब तो तुम चुराने का कहते हो और जब पकड़ा जाऊंगा तो तुम ही उसी का साथ दोगे। तो कल हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।